अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर क्लब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड वार वन पार्ट नंबर 1 को। जैसा कि आपको पता है कि मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, यानी कि दूसरा टॉपिक है वर्ल्ड वार वन। और वर्ल्ड वार वन का पार्ट नंबर 1 आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ल्ड वार वन के बारे में कि वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुई, इसमें कितनी डेथ्स हुई और क्या क्या जो है इसकी कॉजेज़ थी, इन सब को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव। वर्ल्ड वार वन। तो दोस्तों, वर्ल्ड वार वन को कई दफ़ा दी ग्रेट वार भी कहा जाता है, ग्लोबल वार भी कहा जाता है, या तो फिर द वार टू एंड्स ऑल वार्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई थी कि दुनिया यानी वर्ल्ड की जो सारी लड़ाई को ख़त्म कर देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद वर्ल्ड वार आपका 2 हो गया। अब इसको द ग्रेट वार क्यों कहा जाता है? जैसे कि मैंने को बताया कि ये जो है बहुत लंबी वार थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा चली, तो इसको बोलते हैं द ग्रेट वार। इवन कि आने वाले 50 सालों में जो है ऐसी जो है की लड़ाई नहीं हुई। तो दोस्तों, वर्ल्ड वार आपकी स्टार्ट होती है 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। तो उस टाइम इसको वर्ल्ड वार वन नहीं कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम ये वर्ल्ड में कोई वार नहीं होती, यानी दुनिया में कोई जंग नहीं होती। जैसे ही 1934 से लेकर 1945 में वर्ल्ड वार 2 हुआ, तो इसका नाम वर्ल्ड वार वन रखा गया। अब आते हैं इसकी कैजुअलिटीज पर, यानी कि वर्ल्ड वार वन में कितनी मौतें हुई। तो चलिए जानते हैं। 17 मिलियन डेथ, यानी कि 1 करोड़ 70 लाख मरने वालों की तादाद थी, जिसमें 11 मिलियन कॉम्बटेंट थे, यानी कि सोल्जर्स थे। 1,10,000 आपके सोल्जर सिपाही थे, और 60 लाख यानी कि 6 मिलियन सिविलियन थे। कौन थे सिविलियंस? यानी कि आम लोग थे। और यहाँ पे मरने वालों की जो तादाद, सॉरी, यहाँ पे जो ज़ख्मी होने वालों की तादाद थी वो ज़्यादा थी मरने वालों के बजाय। तो यहाँ पे ज़ख्मियों की तादाद कितनी थी? 20 मिलियन वॉन्डेड, यानी कि वॉन्डेड की तादाद थी आपकी 2 करोड़। एंड वन ऑफ द डेड लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड वार वन। अब आती हैं इसकी द बिलिग्रेंट्स, यानी कि किन किन यानी मुल्कों के दरमियान जो है ये जंग लड़ी वर्ल्ड वार वन हुई थी। सबसे पहले आपका आता है अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर में आपके कौन से आते हैं? रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। अमेरिका भी आ गया 1917 से 1918 तक, क्योंकि यानी कि इसने भी 1 साल जो है वो वर्ल्ड वार वन को ज्वाइन किया, और वो क्यों किया वो भी हम आगे जानेंगे। और फिर जापान। फिर आपके आते हैं आगे सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में आप कहते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो दोस्तों, इस ऑस्ट्रो हंगेरियन को ऑस्ट्री यानी ऑस्ट्रिया हंगरी भी कहते हैं। यानी आज के दो मुल्क हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये यूरोप के सेंट्रल में हैं। इन दोनों मुल्कों के करीब, इनकी दोनों मुल्कों के नियर में एक किंगडम था। तो सेकंड आपका था जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर। तो ये तीनों थे जिसमें सेंट्रल पावर में आपने इनको याद रखना है। अब चलिए इनको मैप के ज़रिए भी मैं आपको इनको दिखा देता हूँ। तो ये मैप पे दोस्तों आपको ऑरेंज कलर के यानी नज़र आ रहे हैं। तो ऑरेंज कलर के कौन कौन से आपके, ये आपका तो है ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर। तो ये जर्मनी की छोटी छोटी कॉलोनीज थी, टोगो, कैमरून, तंजानिया, ठीक है। ये क्या थी? छोटी छोटी कॉलोनी थी जर्मनी की। फिर आपके अलाइड पावर में ये हरे भरे कलर नज़र आ रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जापान वगैरह जो है वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। अब आते हैं इनकी कॉजेस की तरफ कि क्या वजूहात थी वर्ल्ड वार वन की। तो चलिए जानते हैं। वर्ल्ड वार वन के कॉजेस नहीं, आपने ये याद करना है। मैन, MAIN, मैन मीन्स के मिलिट्रिज्म, अलायंस सिस्टम, इम्पीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो चलिए इन कॉजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। मिलिट्रिज्म में क्या होता है? आर्म रेज। क्या होता है? आर्म, यानी कि हर मुल्क, हर कंट्री जो है अपने आप को वेपन से, हथियारों से लेस करने की कोशिश की। और उसी वक्त
यानी कि उस टाइम जो क्या बनाई गई थी, मशीन गन को भी बनाया गया था। यानी कि पहली बार मशीन गन चलाई गई थी वर्ल्ड में, और वर्ल्ड वार वन में जो है ये मशीन गन्स का इस्तेमाल किया। उसके साथ साथ टैंक्स भी यूज़ किए, किसने, ब्रिटेन ने। फिर लार्ज एंड न्यू नवाल शिप भी यहाँ पे, यानी कि बड़े बड़े जो जहाज़ थे वो बनाए गए थे, और ये जहाज़ जो थे बहुत ही तेज़ थे, यानी कि इनमें जो है बड़ी बड़ी बंदूकें लगाई हुई थी। इन सब में जो है आपका जो है ब्रिटेन और जर्मनी दोनों सबसे आगे थे। और यहाँ पे और मेन चीज़ आती है, यहाँ की जो आर्मीज़ को है वो बढ़ा दिया गया था। वर्ल्ड वार वन से पहले आर्मीज़ यानी कि बड़ी नहीं थी, लेकिन वार के लिए, जंग के लिए मुल्कों ने बहुत ही बड़ी जो है फ़ौज तैयार करके रखी थी जंग के लिए। तो अब इन सभी चीज़ों में जो ब्रिटेन और जर्मनी सबसे क्या थे, आगे थे, क्योंकि ब्रिटेन और जर्मनी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ रहा था, और ये सब डेवलप्ड मुल्क थे, इसलिए इन्हें जो है इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स जो है वो इस्तेमाल किया। यानी कि मिलिट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मतलब कि अलग अलग फैक्ट्रियों में जो है ये प्रोडक्शन बनाई, नई नई प्रोडक्शन बनाई गई। कौन सी, यानी कि यहाँ पे मशीन गन्स बनाई जा रही थी, रॉकेट बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये जो है सब ब्रिटेन और जर्मनी में हो रहा था, और दूसरे मुल्क भी यही चाहते थे कि हम भी इन दोनों मुल्कों की बराबरी करें, इनके बराबर में हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये दूसरों मुल्कों से कई गुना आगे थे, यानी कि बढ़कर थे। अब हम जानेंगे अलाइंसेस, यानी कि इसमें क्या क्या जो है वो अलाइंस हो, यानी इत्तेहाद हुए। अलाइंस में आपके क्या आता है, मल्टीपल अलाइंसेस इन यूरोप सिंस 19th सेंचुरी टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर। यानी कि यूरोप पे 19वीं सदी में, यानी 19th सेंचुरी में पावर को बरकरार यानी कि मेंटेन रखने के लिए जो है कुछ अलाइंसेस हुई, यानी दूसरों मुल्क को पता ना चले कि यहाँ पे क्या क्या जो है वो अलाइंसेस हो रही थी। तो यहाँ पे मेन जो है दो अलाइंसेस है, आपने इनको याद रखना है, ट्रिपल अलाइंसेस। ट्रिपल अलाइंसेस आप नाम से भी जान लेंगे कि इसमें तीन जो है वो मुल्क होंगे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। तो ये क्या थी, इसमें कब ट्रिपल अलाइंस हुई थी, 1882 में। फिर आता है आपका ट्रिपल अंतांत 1907 में, इसमें फ्रांस और ब्रिटेन थे। अब रशिया, तो रशिया 1904, यानी 1904 में ब्रिटेन और रशिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, और इसको कहा जाता था अंतांत, ट्रिपल अंतांत। और फिर ये रशिया इसमें जुड़ गया, तो ये बन गया ट्रिपल अंतांत, और जो कि हुआ था 1907 में। अब आते हैं इसके मैप के ज़रिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो आपके हैं ट्रिपल अंतांत है। तो ये ट्रिपल अंतांत में आपका ये आता है जर्मनी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। तो ये भी आपके ट्रिपल अंतांत में होते हैं 1882 में। तो दोस्तों इटली भी यानी ट्रिपल यानी कि अलायंस में था, लेकिन इसने जो है इन दोनों का साथ देना छोड़ दिया। जब वार हुई तो इसने किसका साथ दिया, फ्रांस और रशिया का इसने जो है वो साथ दिया था। अब यहाँ पे आप याद कर लें कि इटली ने जो है अपना पासा पलट दिया, अपना रुख जो है वो बदल दिया था इन दोनों से। फिर आपने एक वर्ड और सुना होगा, बॉल्कनाइजेशन। क्या सुना, यानी इसको पहले बोलते हैं, ये वर्ड है बॉल्कन, पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन बोले बॉल्कन नहीं, तो ये होते हैं बॉकन, बॉकन, ठीक है। अब आपने ये वर्ड सुना होगा। तो ये जो एरिया देख रहे हैं, रोमन, बल्गेरिया, सेरेबी, ये जो है आपका सारा आता है बॉल्कनाइजेशन में। बल्गेरिया, ग्रीस, ऑटोमन एम्पायर। अब ये इस टाइम की एक पिक्चर मैं आपको दिखा दूँ। सॉरी, एक बार हम पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इटली ने इसके साथ छोड़ दिया था, मैंने कब बताया कि यहाँ पे जो है बॉल्कनाइजेशन भी हो जाता है, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया था ना कि बॉल्कन एरिया में ये आपके, तो इनमें जो है कई बार जो है आपस में लड़ाइयाँ भी हुई थी, और इन एरियाज, इनके जो एरियाज थे वो हमेशा क्या हुए, बदलते रहते थे। अभी एक पिक्चर आप देखें उस टाइम का, ये आपका सेरेबिया है, सॉरी, ये आपका सेरेबिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस। तो यहाँ पे सबसे छोटा आपका क्या है, सेरेबिया। तो ये क्या कहता है कि रशिया को, अगर आप मुझे, ऑस्ट्रिया को कहता है आप मुझे मारेंगे तो रशिया आपको मारेगा, जर्मनी फिर रशिया को, इस तरह फ्रांस फिर जर्मनी को। तो बेसिकली यहाँ पे लड़ाई यानी कि किन की हो रही थी, ये जो है ये तो फजूल लड़ रहे थे। तो लड़ाई जो किन के बीच में थी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में वो लड़ाई हुई थी, और ऐसा ही हुआ, और सर्बिया ने क्या किया, जंग यानी शुरू कर दिया।
अब आते हैं इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म में क्या होता है कि यूरोप के यानी मुल्क जो थे वो चाहते थे कि हम जो है अफ्रीका में अलग अलग जो कॉलोनीज़ बनाएं, जितना भी हो सके हम उतना ही जो है एरिया को जो है वो कैप्चर कर सकें। तो इसको कहा जाता था स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यानी कि जितना भी हो सके आपने जो है वो और एरिया जो है वो कैप्चर करना है। तो इसमें कौन कौन से मुल्क थे जिसने जो है वो एरिया कैप्चर किया था? बड़े बड़े मुल्क थे, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने। फिर ब्रिटेन इन सब का जो है लीडर था। इन सब में आपका जो ब्रिटेन है वो लीडर था, और सब चाहते थे कि हम जो है ब्रिटेन का कॉपी को मॉडल करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही सक्सेसफुल यानी कामयाब जो है वो मुल्क था। यानी कि एक टाइम में पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 25% जो है हुकूमत थी किसकी थी? ब्रिटिश की थी। तो कहीं ना कहीं इनका जो है मॉडल जो है वो सक्सेस होना ही था, या फिर ये यानी कि मॉडल इनका सक्सेस भी था। और इसी वजह से यानी और अभी भी इसी के पास क्या होती हैं आपकी रिसोर्सेज और मैन पावर होती हैं, यानी कि ये बहुत सक्सेसफुल था तो इसके पास रिसोर्सेज और मैन पावर भी थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन से यानी इंडिया से जो 13 लाख जो है लोग ब्रिटेन को मिले गए थे जो वर्ल्ड 1 की थी। तो ये नंबर जो है ब्रिटेन के खुद के सोल्जर्स में भी से यानी से ज़्यादा थे, यानी उनके पास भी इतनी सोल्जर नहीं थी जितनी जो है इंडिया से इन लोगों ने यानी ली थी। यानी कि 13 लाख जो लोग लिए थे ब्रिटेन ने इंडिया से वर्ल्ड 1 के लिए। अब आते हैं आपकी नेशनलिज्म यानी कि कौम परस्ती। अब यहाँ पे क्या होता है कि नेशनलिज्म की वजह से यानी कि 19वीं सेंचुरी में यूरोप को अपनी यानी तड़प में है अपनी तड़प में क्या किया था? जकड़ लिया था। ये जो है नेशनलिज्म जो है ज़्यादा चढ़कर यानी ज़्यादा बोल रहे थे, यानी यूरोप के कई मुल्कों में बैट लाइक स्टेट मीन्स के लाइक जर्मनी, इटाली, तो ये उस वक्त जो है इंडिपेंडेंट नहीं थे यानी आज़ाद नहीं थे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंडर में थे, या फिर जो ऑटोमन एम्पायर के इन्फ्लुएंस में। तो लेकिन ये भी चाहते थे कि हम भी जो है नेशनलिज्म को फॉलो करें, अपने लिए एक मुल्क बनाएं। फिर एक आपको वार आ जाती है, एक लड़ाई है ग्लोरीज लड़ाई, जिसको ग्लोरी ऑफ वार कहते हैं। मीन्स के लड़ाई लड़ के ही मुल्क एक जो है बहादुर, एक कंट्री जो है एक बहादुर बन सकती है, और यही एक बहुत ही ख़तरनाक वजह बन गई थी। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोरी ऑफ वार। अब आते हैं आगे। तो यहाँ पे अब क्या आ जाती है कि यूरोप में एक जो है क्या वजह थी? यूरोप में एक वजह ये थी कि यहाँ पे जो वॉर जो है वो छोटी जो है लड़ी जा रही थी। कि यूरोप में एक यही वजह थी कि छोटी छोटी जंगें हुई थी, और क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई थी, यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई और साइंस ने काफ़ी जो है प्रोग्रेस की यानी तरक्की की है नए से, यानी कि नए नए तरीक़ों से नए नए तरह के जो हथियार जो वेपन्स बना चुके थे। इसलिए जो है जो वार को अभी छोटी हो गई, और कुछ ही दिनों में जो है ये वार ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और वार को ग्लोरीफाई कर दिया गया। अलग अलग किताबों में, अखबारों में, न्यूज़पेपर में इन्होंने कहा कि लड़ाई तो ज़रूरी है, बिना लड़ाई के जो है कंट्री से कोई भी कंट्री है वो बहादुर नहीं बन सकती, कोई जो नेशन है वो ग्रो नहीं कर सकती। तो जंग तो होनी ही चाहिए। जंग यानी कि तो कहाँ थे हम लोग कि जो है जंग जो है वो होनी चाहिए। बिना जंग के जो है वो एक मुल्क कैसे बहादुर बन सकता है, यानी कि नेशन जो है वो ग्रो भी नहीं कर सकती है। फिर एक बड़ी वजह थी कि बॉकन्स, अब ये वर्ड आता है, क्या वर्ड है? बाल्कन्स। पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन को सही करें। ये वर्ड बाल्कन्स नहीं है, ये वर्ड है बॉकन्स। बॉकन्स यानी 600 साल ऑटोमन ने इस पर जो है वो हुकूमत की, और 19वीं सदी में जो है बेल्जियर जो है जो कि बेल्जिया जो रोमानिया, ग्रीस, यानी इन सब ने ख़ुद को आज़ाद किया था ऑटोमन एम्पायर से। और कुछ ही वक्त के बाद भी सर्बिया भी आज़ाद हुई ऑस्ट्रिया हंगेरी के ज़रिए से। 1912 यानी 1890 से 1912 में 3 यानी अलग अलग लड़ाइयाँ हुई थी, जिसकी वजह से जो बाल्कन, तो इसलिए इनको
क्या कहा जाता था, पाउडर केज ऑफ यूरोप, क्योंकि बड़ी बड़ी यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई थी, इसको कहा जाता है पाउडर केज ऑफ यूरोप। पाउडर केज का मतलब क्या होता है कि यानी एक बड़ा सा कंटेनर जिसमें जो है असला बारूद यानी भरा हो उसमें कंटेनर में, यानी कि अगर उसको छुएं यानी उसको कुछ हाथ लगाएं तो एक बड़ी जो फायर लग सकती है, यानी एक बड़ा मसला हो सकता है, यानी कि बड़ी आग लग सकती है। तो हुआ तो यूं ही। अब आते हैं इमीडिएट काज में, यानी कि वो कॉज क्या थी जिसकी वजह से जो मैंने आपको पिछले यानी स्लाइड में बताया कि पाउडर केज का मतलब क्या होता है, यानी कि एक बड़ी आग लग सकती है। तो यूँ हुई है कि आर्किटेक्ट फ्रांस फर्टिनाइड ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, तो इसकी जो है वो डेथ हो गई। अब ये कौन था, ये ऑस्ट्रिया हंगरी का जो प्रिंस था, राजा था। जो अगला जो है राजा जो था वो यही होने, यानी इसको जो है अनाउंस किया जा रहा था कि अगला जो है राजा आप बनेंगे इसके अंकल की डेथ के बाद। तो ये अपनी बीवी के साथ यानी सर ये जो है साजिवो यानी अपनी बीवी के साथ वो साजियो के शहर में आए थे। और ये जो शहर था अब इस वक्त कहाँ पे था, बोस्निया में था। तो यहाँ पे इन्हों को यानी कि बंदूक के साथ यानी गोली मार दी गई थी। अब किसने गोली मारी थी, ये गाविलियर प्रिंसिप ने गोली मारी थी एंड अदर मेंबर ऑफ कौन, और दूसरे मेंबर इसके साथ थे ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड एक ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त। तो इन्होंने हमला किया पर किस पर, जो है ऑस्ट्रिया यानी हंगरी के राजा पर, जो कौन था, फ्रांस फर्टिनाइड ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। अब आते हैं कि 1900 यानी कि क्योंकि 28 जुलाई, तो ये जो 1914 28 जून 1914 सर्बिया को फिर यहाँ पे धमकी दी गई। तो ये कौन सा दिन था, 28 जून 1914 पे। अब यहाँ पे क्या होता है, events leading to wars like Austria-Hungary send a humiliating terms to Serbia। अब सर्बिया में क्या होता है कि सर्बिया को धमकी दी गई कि आप जो है, यानी कि यहाँ पे सर्बिया को धमकी दी गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि बोस्निया और सर्बिया एक जो है यानी कि पड़ोसी थे एक दूसरे के। ऐसा लग रहा था कि जो सर्बिया जो है वो बोस्निया की मदद कर रहा है, यानी कि वो इंडिपेंडेंस करने के लिए उसकी मदद कर रही है। तो यहाँ पे यही साजिश थी कि जो सर्बिया ने ही जो है साजिश की थी कि यहाँ जो फ्रांस 49 है उसको मारने के लिए। तो अब आते हैं हम लोग इवेंट लीडिंग टू वार, यानी यहाँ पे क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया हंगरी सेंड्स ह्यूमिलेटिंग ट्रम्प टू सर्बिया, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को जो है अल्टीमेट दिया कि आप जो है हमारी डिमांड हमारी मांगी मान लीजिए और ख़ुद को सरेंडर कर लीजिए। और ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग मांगी थी यानी डिमांड थी कि बिना लड़ाई के कोई कैसे जो है सरेंडर कर सकता है। तो सर्बिया ने रशिया से जो है वो क्या की, मदद मांगी। तो रशिया जो है वो बेचारा मौका ही ढूंढ रहा था कि हम जो है इस मामले में इस पॉलिटिक्स में है दोबारा जो है वो इंटरफेयर हो, इन्वॉल्व हों। और एक वजह थी कि सेल्विक लोग और रशिया, यानी कि सेल्विक लोग कौन होते हैं, जो सेल्विक और जो रशिया और सर्बिया में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं साल्विक, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, साल्विक सर्बिया। जो कि साल्विक लोग यानी कि एक एथेंटिसिटी से जो क्या है ताल्लुक़ रखते थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे भाई हैं, तो इसलिए जो है हमने आप फिर इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो आर्मी को इकट्ठा करने की शुरू कर दिया। फिर जर्मनी के पास गया। अब ऑस्ट्रिया तो यानी ऑस्ट्रिया हंगरी ने कहा कि आप हमारी मदद करें। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो किसके पास जाता है, जर्मनी के पास, कि अब आप हमारे जो है वो मदद करें। तो फिर जर्मनी क्या कहता है कि हम आपको एक ब्लैंक चेक देते हैं, आपने जो करना है करें, हम आपकी सपोर्ट में, हम आपका भरपूर जो है वो साथ देंगे। फिर जो ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जर्मनी डिक्लेयर वार ऑन सर्बिया, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने जो है डिक्लेयर कर दिया वार सर्बिया पर। एंड रशियन डिक्लेयर वार ऑन जर्मनी, फिर रशियन जो है वो जर्मनी पर डिक्लेयर कर दिया। फिर फ्रांस जो है किसने कर वार डिक्लेयर कर दी, जर्मनी पर जो है वो डिक्लेयर कर दी वार। फिर अब क्या आते हैं, जर्मनी आर्म्स मार्चेस इनटू द बेल्जियम इन रूट फ्रांस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जर्मनी ने यानी कि
क्या पहला मंसूबा बनाया था कि हम जो है फ्रांस को हरा देंगे। क्या करेंगे, हम जो है वो फ्रांस को सबसे पहले हरा देंगे। और क्योंकि रशिया जो है हम पर हमला, यानी पहले जो यानी रशिया के हम पर हमला करे, हम उस पर हमला कर देंगे। फिर यहाँ पे जो है रशिया की जो है वो पावर, यानी कि फ्रांस जो है फ्रांस की जो है, यानी कि जर्मनी ने क्या किया था, एक प्लान बनाया था कि हम जो है पहले फ्रांस को हरा देंगे, क्योंकि जो रशिया जो है हम पर हमला करेगा और इनकी यानी कि रशिया को फिर पीछे रखना, यानी उनको हराना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनकी जो है आर्मी थी, उनकी तादाद थी नंबरों में वो यानी कि ज़्यादा थी। तो पहले फ्रांस हमला ना करे तो हम फ्रांस पर हमला कर देंगे और जर्मनी में घुसने के लिए क्या करेंगे, और जर्मनी पे यानी कि घुसने के लिए इसने जो है बेल्जियम का जो है वो रास्ता चुना है, यानी बेल्जियम के ज़रिए जो है ये अंदर गया, किसमें, फ्रांस में। अब क्या होता है कि जैसे ही जर्मनी की जो आर्मी है बेल्जियम में घुसी तो ब्रिटेन ने जर्मनी पर जंग का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन ने क्या दिया, जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन और जो बेल्जियम के बीच में एक क्या हुआ, अलायंस हुआ, एक समझौता हुआ था कि 70 साल पहले एक समझौता हुआ कि जर्मनी जो है इनिशियली जो है काफ़ी कामयाब हुआ और फ्रांस के अंदर जो है यानी कि घुसने में जो है इसको कामयाबी मिल गई। तो पेरिस के करीब पहुंच ही गए थे, लेकिन ज़्यादा करीब नहीं पहुंचे थे। इसके बाद जो है हमला रुक गया, क्योंकि ब्रिटेन की जो आर्मी ने आकर फ्रांस को सपोर्ट किया। ब्रिटेन की आर्मी ने आकर फ्रांस को यहाँ पे क्या करती है, सपोर्ट करती है, यानी कि मदद करती है। और रशिया ईस्ट रशिया यानी रशिया की ईस्ट में जो है आर्मी को पूरी तरह से हरा दिया। और इसी हमले में यानी कि इसी जो हमले में, इसी अटैक में 3 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 30 लाख लोग मारे गए थे। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर अगले बाद लड़ाई में शामिल हो गया। तो इसने रशिया पर हमला कर दिया, क्योंकि ऑटोमन और रशिया सबसे पहले यानी कि पुराने दुश्मन एनिमीज थे। तो ऑटोमन ने जो है स्विस कैनाल पर हमला कर दिया। किस पर कैप्चर किया? स्विस कैनाल पर इसने कैप्चर किया, क्योंकि ये जो ब्रिटिश लिंक करता है इंडिया से, और ये बहुत ही अहम जो है वो क्या है, कड़ी थी। अगर ऑटोमन एम्पायर स्विस कैनाल पर कब्जा करता तो ब्रिटेन जो है जब यानी कि वर्ल्ड वार 1 हार ही जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जो है स्विस कैनाल को रशिया ने जो है स्विस कैनाल को बचा लिया और ऑटोमन की जो एम्पायर थी, ऑटोमन की जो फौज थी, उनको पीछे कर दिया। अब आती हैं आपकी ट्रेंचेस, यानी कि ट्रेंचेस जो है वो क्या होते हैं, यानी कि ये एक खड्डे की शेप में होते हैं, खड्डे नुमा होते हैं। यानी कि ये वर्ल्ड वार 1 की खास बात है कि इसमें जो इतनी ट्रेंचेस बनाई गई थी। अब ये ट्रेंचेस जो हैं वार के लिए बनाई जाती हैं। अब ये जो लोग आप देख रहे हैं ये हमेशा यानी कि वर्ल्ड वार के दौरान ये इसी ट्रेंचेस में बैठते थे, खाते थे, सोते थे, यानी कि खाना पीना रहन सहन इनका यहीं था। ये बाहर नहीं निकल पाते थे। अगर ये बाहर निकलते तो मशीन गन से इन पे फायर हो जाती। अब ये यानी कि ये ट्रेंचेस जो हैं ये भी एक ख़ास बात है कि इतनी जो है बड़ी ट्रेंचेस बनाई गई थी। वैसे मोस्टली तो ट्रेंचेस बनाई जाती है वार पे, लेकिन वर्ल्ड वार 1 पे जो लंबी अरसे तक जो है वो ट्रेंचेस बनाई गई थी और ये जो है लंबे अरसे तक ये ट्रेंचेस चली। अब ये ट्रेंचेस क्यों बनाई जा रही थी? ये ट्रेंचेस फ्रांस और जर्मनी के यानी कि सेंटर में बनाई गई थी और 3 साल यहाँ पर सेटलमेंट बना रहा। कितने साल? 3 साल जो है यहाँ पर आपका सेटलमेंट जो है बना रहा। फिर बना रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जर्मनी आगे बढ़ा और ना ही फ्रांस, यानी इन दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तो ट्रेंचेस क्यों बनाई जा रही थी? क्योंकि आरटीसी ये जो ये देख रहे हैं आप, आर्टिलरी शेलिंग जो गोलों से बचने के लिए इन्होंने जो है वो ट्रेंचेस बनाए। लेकिन
वहाँ पर ये हालात, अब वहाँ पे जो वो हालात थे वो बहुत ख़राब थे, यानी हॉरिबल कंडीशन थी, हेल्थ का इशू था, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मर गए इन वजह से। यानी कुछ लोगों की डेथ जो है उनकी जो कंडीशन की वजह से, यानी उनकी हेल्थ इशू की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब एक बड़ा वाक़या होता है, यहाँ पे आते हैं आप लोग, बैटल ऑफ सोम। अब यहाँ पे बैटल ऑफ सोम क्या थी, ये एक लड़ाई थी 1916 में। इनमें से एक दिन, यानी कि इनमें से एक ही दिन में, यानी बैटल ऑफ सोम में एक ही दिन में 80,000 डेथ हुई थी। कितनी? 80,000, यानी कि एक ही दिन में। ये बड़ी तादाद है कि एक ही दिन में जो है 80,000 लोगों का मरना, और शायद ये वर्ल्ड में पहला ही नंबर होगा मौत, यानी डेथ में, कि रिकॉर्ड में ये पहला ही नंबर होगा कि एक ही दिन में 80,000 जो हैं वो मौतें हुई हैं। और ज़्यादातर जो है इसमें ब्रिटेन और कनाडा के सिपाही थे, यानी कुल मिलाकर 3 लाख लोग मारे गए, लेकिन एक ही दिन में जो है 8,000 मौतें होना, यानी ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है। अब आते हैं आपकी ग्लोबल वार। ग्लोबल वार क्या होता है कि अफ्रीका के, यानी जर्मनीज हैं, यानी कॉलोनी, यानी जर्मनी की जो कॉलोनीज थी, तंजानिया, टोगो, कैमरून, सॉरी, ये जो है कॉलोनीज थी किसकी? अफ्रीका की, यानी कि टोगो, तंजानिया, कैमरून। तो यानी इन सब से जो है फ्रांस, इन सब पर जो है फ्रांस ने हमला किया था, क्योंकि वहाँ जो है जंग चल रही थी। फ्रांस और इंग्लैंड ने इन पर हमला किया क्योंकि वहाँ पर क्या, जंग जो है वो चल रही थी। माइक्रोनीज, अभी यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रोनीज जो कि यानी कि पैसिफिक जो थाईलैंड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और वहाँ पर भी यानी इन्होंने जो है वो छोटे छोटे कॉलोनीज थी और उन पर भी हमला किया। और चाइना के कुछ एरिया में इनकी जो है ट्रेडिंग पोस्टें थी। तो फिर इन दिनों पर जो है जापान ने भी हमला कर दिया था। अब जापान जंग में क्यों आया, तो इसने भी क्या किया, जापान भी है वो जर्मनी, यानी जर्मनी अटैक बाय द जापान, जापान ने भी यहाँ पे अटैक किया। अब जापान जो है वो क्यों आया जंग में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जापान जंग में क्यों है, तो इसने यानी कि जंग की जर्मनी क्यों, अब क्योंकि जापान और ब्रिटेन ने भी एक टेरिटरी साइन की थी, कि इसलिए जापान ने इस लड़ाई में शामिल हुआ कि जब भी कोई हम पर हमला करेगा तो हम जो है आपके एक दूसरे का यानी कि साथ देंगे। फिर एक आगे आता है, यानी कि ब्लैक सी में। अब हम यहाँ पे आते हैं, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन शिप्स बॉम्बार्ड ब्लैक सी पोर्ट ऑफ द रशिया। ब्लैक सी ऑटोमन शिप में, यानी ऑटोमन जो शिप में जो बंदरगाहों पर हमला किया। एक ब्लैक सी ऑटोमन, यानी ब्लैक सी में जो है ऑटोमन जो शिप में जो है इन्होंने बंदरगाह पर हमला किया, यानी सी पोर्टों पर उन्होंने हमला किया। गैलीपोली, सॉरी ये आता है गैलीपोली, गैलीपोली, गैलीपोली कैंपेन बता अलाइज। अब गैलीपोली कैंपेन थी जो वो चलाई गई। क्या होता है गैलीपोली, यानी टर्की में एक शहर है, तो गैलीपोली पर भी हमला किया अलाइज फोर्सेस ने। और इस यानी और जो इस यानी ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड के जो है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सोल्जर भी थे, सिपाही भी यहाँ पे थे, और उस फोर्सेस ने जो है, इस फोर्स को अंजाक फोर्स कहा जाता है। किस फोर्स को, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है और न्यूजीलैंड के जो यहाँ पे सोल्जर थे, और इसी फोर्स को जो है अंजाक फोर्स कहा जाता है। यहाँ पर अंजाक जो कामयाब नहीं हुए थे, क्योंकि ऑटोमन ने इन्हें जीतने नहीं दिया। अब नवल वार जर्मन यूबोट्स अलाइड शिप, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस यानी कि गैलीपोली को आज भी यानी कि याद किया जाता है, यानी आज भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ये दिन मनाया जाता है। कौन सा? अंजाक डे दिन मनाया जाता है। तो यहाँ वहाँ ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनके जो कुछ सिपाही जो शहीद हुए थे ना, तो उनके लिए ये जो अंजाक डे है वो आज भी यानी कि मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। नवाल वार अब यहाँ पे शुरू हो गई, ठीक है।
जर्मनी ने एक यू बोट्स यानी पर जो है हमले किए। जर्मनी ने ब्रिटेन के बीच में जो एक नवाल जो है वार शुरू हो गई। तो जर्मनी ने अब जर्मनी जो थे उन्होंने क्या बनाई थी, एक सबमरीन्स बनाई थी जिसका नाम आता है आपका यू बोट्स। और पहली बार 70 जो है सबमरीन्स थी वो बनाई गई थी, यानी इनके जो नाम थे यू बोट्स ने अलाइड शिप पर हमला कर दिया। इन यू बोट्स ने अलाइड जो शिप पर हमला करना जो है वो शुरू कर दिया। तो पहले ये जो फोर्सेस थी इन्होंने नेवी फोर्सेस पर हमला करना शुरू कर दिया, और बाद में इनने जो सिविलियंस पर भी हमला करना शुरू कर दिया। यानी जो पैसेंजर शिप की जो शिपें थी ना, पैसेंजर शिप, वो तो उन पर भी इन्होंने हमला कर दिया। किसने? यू बोट ने। पहले अलाइड पर हमला किया, फिर नेवी फोर्सेस पर हमला किया, और उसके बाद यानी कि सिविलियन जो पैसेंजर शिप थी उस पर भी इन्होंने हमला कर दिया। और ये जो पैसेंजर शिप लोगों को अमेरिका से यूरोप के यहाँ लेके जाती थी, इनमें एक बोट थी आपकी लुजिटेनिया, इस पे भी हमला किया था, और इसमें 1200 लोग मारे गए थे। ये बहुत ही बड़ा रीज़न था अमेरिका का। तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि इसने जो है वो इन पर जो हमला हुआ था, किन पर? पैसेंजर जो है सिविलियन जो पैसेंजर शिप इन पे इन्होंने हमला किया। तो अमेरिका ने जो है वर्ल्ड वार 1 ज्वाइन किया 1917 में 1918 तक, क्योंकि इन्होंने जो है पैसेंजर शिप पर क्या किया था? हमला किया था। तो यूएस यानी कि यूएस के उस वक़्त जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वुडरो विल्सन। कौन थे? यानी यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। शुरुआत में इसने यानी मना किया था, यानी स्टार्टिंग में इसने मना किया था कि हमारा क्या काम इस लड़ाई से, हम खामखा क्यों इस जो है लड़ाई में शामिल हों। लेकिन जब भी इन्होंने सिविलियन जो पैसेंजर शिप पर जो है इन्होंने हमला किया, तो फिर इन्होंने 1917 में इस वर्ल्ड वार को ज्वाइन किया। अब आते हैं इंडियंस इन वर्ल्ड वार 1। तो यहाँ पे क्या होता है? 1.3 मिलियन इंडियन सर्व्ड अंडर द ब्रिटिश आर्मी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कितने लोग 13 लाख जो हैं वो इंडियन जो ब्रिटिश आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी के अंडर में थे। तो आखिरकार जो फ्रांस जो है मिडल ईस्ट यानी कि जो मेसोपोटामिया, जिसको अब इराक भी यानी कि बोलते हैं, इजिप्ट, तो यहाँ पे कितने यानी इन इलाकाओं ने हिंदुस्तान यानी कि जो इंडिया के जो फौजी लड़े, और इसमें 50,000 सोल्जर्स की मौत हो गई। तो ये भी बड़ा नंबर है, 50,000 जो है यहाँ पे सोल्जर्स की मौत हो गई। तो इंडिया गेट का मेमोरियल, अब आते हैं इंडिया गेट मेमोरियल। इंडिया गेट का जो मेमोरियल यानी इस वर्ल्ड वार 1 में जो लोग शहीद जो हुए थे सिपाहियों की खातिर, फिर ये जो है गेट बनाया गया। और इसके अलावा एंग्लो थर्ड और अफगान जो वार हुई थी, ये दोनों के दरमियान वार हुई थी, और वर्ल्ड वार 1 और एंग्लो थर्ड अफगान वार, इनमें जो भी जो है शहीद हुए थे इंडियंस, तो उनके लिए यानी कि याद में एक मेमोरियल गेट बनाया गया था। तो दोस्तों ये रहा यानी कि वर्ल्ड वार 1 का पार्ट नंबर 1। तो मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, यानी कि सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वार की पार्ट नंबर 2 को। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, यानी इस वीडियो के हवाले से आपके दिमाग में कोई भी यानी आपके जहन में क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। और सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द डे एंड अल्लाह हाफिज़।